इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बड़ा गंभीर विषय है और विषय ये है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से फ्रांस को लेकर, फ्रांस में जो घटनाएं हुई और फ्रांस ने जिस प्रकार से हेब्दो चार्ली मैगजीन के राइटर्स को और उनके जो बनाने वाले हैं उनको जिस प्रकार से अनुमति दी, वो अनुमति कुछ रास नहीं आई। और हम सब जानते हैं कि टर्की ने जिस प्रकार से उनके खिलाफ एक्शन लिया और टर्की ने अपने यहाँ उनके प्रोडक्ट्स को बैन किया, इसलिए पूरे के पूरे इस्लामिक जगत में खलबली मचा दी। टर्की जो अब अपने आप को खलीफा मानने लगा है, हिंदुस्तान में भी टर्की के खलीफा एर्डोगन को लेकर फोटोग्राफ्स छपे हैं। कुछ उनको मुस्लिम परस्त, मुस्लिम शिरोमणि घोषित किया गया मुंबई में, और महाराष्ट्र सरकार इनएक्टिव दिखाई पड़ी। इससे बड़ा दुख हुआ। लेकिन आज जो नई घटना हुई फ्रांस में, उस घटना में हमको ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर फ्रांस क्या कर रहा है। फ्रांस में एक फ्रेंच लीडर मैरीन ली पेन ने फ्रांस सरकार को, उनकी जो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं या नेशनल सिक्योरिटी के नाम से, उन्होंने फ्रेंच सरकार को आगाह किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि देखिए, इस पीरियड में, इस समय जिस प्रकार से भी जो कंट्री भी इस प्रकार के एक्टिविटीज में शामिल हैं, उन कंट्रियों के द्वारा स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन कंट्रियों को बैन करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से टर्की का साथ दिया है और टर्की का साथ देते हुए उन्होंने फ्रांस सरकार को आड़े हाथों लिया है, वो दिखाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। और पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री जो टेररिस्टों को सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद पर जाने को तैयार हैं या किसी भी हद पर जाते हैं और इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे कंट्रियों का इमिग्रेशन बैन होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इमिग्रेशन बैन का मतलब ये हो गया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, पाकिस्तान जो सिटीजन है या पाकिस्तान से आना चाहता है, फ्रांस में ये कह रही है ये लीडर, और फ्रांस के लीडरान ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फ्रांस में घुसने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए और उनके वीज़ा कैंसिल किए जाने चाहिए। उनकी यहाँ पर जो आ चुके हैं उनको वापस भेजा जाना चाहिए और भविष्य में पाकिस्तान से किसी भी व्यक्ति का वीज़ा फ्रांस के लिए अलाउड नहीं होना चाहिए। एक बड़ा स्टेप की रिकमेंडेशन चल रही है और मैक्रोन को इस बात पर आगाह किया जा रहा है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, सरकार नहीं कह रही है, सरकार ये कह रही है कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को किसी भी रिलीजन के नाम से अगर टारगेट करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने वहां की मस्जिदें बंद करवा दी, मदरसे बंद करवा दी, उन पर लगातार सर्च चल रहा है और फ्रांस के अंदर एक एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक एक व्यक्ति को सर्च किया जा रहा है। इस स्तर पर वहां पर काम चल रहा है कि यह संभव है कि मुस्लिम जगत पूरा का पूरा फ्रांस में बैन कर दिया जाए। हम सब जानते हैं कि इस समय यूरोप, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे और कंट्री हो, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन इस समय इस्लामिक संकट से बीत रहा है। जब उन्होंने लिबरलाइज होकर यजीदियों को स्थान दिया, मैं आपको बता दूं कि हमको सबको याद होगा कि आज से 5 वर्ष पहले लगभग यजीदी सुन्नियों ने यजीदियों को अरब में मारा था और यजीदी के ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाए गए थे कि वो समुद्र में फेंक दिए गए हैं, मारे जा रहे हैं। आप अगर मेरे YouTube चैनल पर उस समय जाएंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने उस समय ही आगाह किया था कि ये कहीं कोई बड़ी इस्लामिक अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। ये सब कुछ दिखाकर इन लोगों को वहां शिफ्ट किया जा रहा हो और शिफ्ट करके, और जो इंग्लिश पीपल हैं या जो यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इस समय दरियादिली दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो किसी बड़े ट्रैप में फंस रहे हो।
आज वो चीज़ चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। मेरे 5 साल पुराने स्टेटमेंट को अगर आप उठाकर देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी इसके नीचे इस लेक्चर के नीचे उसका एक लिंक शेयर कर दूँ कि मैंने उस समय आगाह किया था कि ये बहुत गलत हो जाएगा। इस समय यूरोप को ध्यान देना चाहिए। आज यूरोप पूरा का पूरा इस्लामिक चरमपंथ संकट से गुजर रहा है और इसमें खास तौर से फ्रांस ने जिस तरह से स्टेप लिया है, बाकी यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी इस विषय पर सोच सकते हैं। यूके बड़े संकट से बीत रहा है और ये संभव है कि सभी कंट्री इस्लामिक जगत को बैन कर दें, लेकिन काबिल तारीफ इसमें यह बात है कि सऊदी अरेबिया खुलकर टर्की के खिलाफ आ गया है, खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आ गया है और खुलकर चरमपंथ के खिलाफ आ गया है। सऊदी अरेबिया ने सीधा सीधा ऐलान किया है कि इस्लाम के नाम से अगर चरमपंथ होता है और किसी भी देश के किसी नागरिक की हत्या होती है तो हम उसको यहां से क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा सऊदी अरेबिया किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं कर सकता या सऊदी अरेबिया ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करता। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा ही भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार को खुला समर्थन दिया और कहा कि अगर किसी रिलीजन के नाम से फ्रांस के या किसी भी देश के किसी नागरिक के साथ ऐसा किया जाता है तो भारत फ्रांस के साथ आज खड़ा हुआ है और भारत फ्रांस का खुला समर्थन करता है। उनके यहाँ जो टीचर की हत्या की गई और टीचर की हत्या के बाद चाकुओं से एक चर्च पर हमला किया गया, वहां 3 लोगों की हत्या हुई और एक दूसरे नाइस शहर में चाकुओं से हमला किया जिसको पुलिस वालों ने मार गिराया। जो हमलावर था वो देखने लायक है कि फ्रांस में इस समय इस्लामिक चरमपंथ ने किस प्रकार से अपने पैर फैलाने शुरू किए हैं। लेकिन मैक्रोन को भी सैल्यूट करना पड़ेगा कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ बिल्कुल वैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, उसी तर्ज पर उन्होंने स्टेपिंग करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है इन सभी देशों को चीन से सबक लेना चाहिए, जहां उइगर मुसलमानों ने पूरे चरमपंथ को एक समय पर लेकर आया था। चीन ने जब उस पर कब्जा किया तो उन्होंने उइगरों के 10 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। 10 लाख लोगों को केवल गिरफ्तार नहीं किया, उनको स्लेव्स बनाया, उनसे काम करवाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं केवल, और बाकी की कम्युनिटी को छोड़ देते हैं। पूरे के पूरे उइगर जगत में अभी आंख उठाने लायक व्यक्ति नहीं है। अगर चरमपंथ ऐसा है और कोई भी रिलीजन इस लेवल पर पहुंचता है तो मुझे लगता है कि देशों को मरम्मत करने के अलावा उस रिलीजन के लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि वो लोग वहां रहें या ना रहें। उनके पूर्वजों ने कभी जिस रिलीजन को स्वीकार किया था, उनके पूर्वजों ने जिसको कभी अच्छा माना था, उनके पूर्वज कभी इन्फ्लुएंस में आ गए थे या मार काट करके कन्वर्ट किए गए थे, बंदूक दिखाकर कन्वर्ट किए गए थे, तलवार दिखाकर कन्वर्ट किए गए थे, या फिर किसी और व्यवस्था को करते हुए कन्वर्ट किए गए थे, माताओं बहनों के साथ गलत करके वंश बढ़ाया गया था, उन सबको सोचना पड़ेगा क्या वो इस रिलीजन के साथ कंटिन्यू करें। जैसा मैं कह रहा हूं कि तनिष्क अफगानिस्तान में एक बड़ी संख्या है जिसने ये घोषणा कर दी कि हमारे पूर्वज, हम तनिष्क के वंशज हैं और तनिष्क के वंशज होने के नाते उन्होंने हुविश्क और ऐसे नाम रखने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दूं, इराक के अंदर उन्होंने अपना जो पुराना उनका रिलीजन है उसके त्योहार मनाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 3-4 साल से ये सामने आया है कि इराक में नौरोज का त्योहार बड़ी मुस्तैदी से मनाया जा रहा है। हम सबको याद होगा पारसियों का नौरोज, पारसियों का एक बड़ा त्यौहार होता है और इराक पुराना पारस है। पारसी लोग इराक से आए हैं या ईरान से आए हैं और वहाँ से ईरान और इराक के मेसोपोटामिया के या पारस के लोग उसको उन्होंने किस प्रकार से स्वीकार किया था और कैसे वो कन्वर्ट हुए थे, वो नौरोज का त्यौहार मनाने लगे हैं और बड़ी मुस्तैदी से बड़े लेवल पर नौरोज मनाते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के त्यौहार हैं। हमको याद रखना चाहिए कि इंडोनेशिया में अभी जब राष्ट्रपति बनता है तो भगवान गणेश की प्रतिमा को सर पर लगाता है और उनकी शपथ लेता है। उनके जहाज़ों के नाम, उनके हवाई जहाज़ों का नाम गरुड़ वरुण रहते हैं। उनके यहाँ सुकर्णपुत्री ऐसे कुछ नाम रखे जाते हैं। नोटों पर आज भी गणेश जी की तस्वीर छापी जाती है। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वो ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे, हम उन पूर्वजों के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, उन पूर्वजों के साथ आज भी हम चल रहे हैं। इसलिए हम
आज इस्लामिक हो गए हैं, लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं छोड़े हैं, हमने रामकृष्ण नहीं छोड़े हैं। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में रामलीला बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अभी वो उत्सव चल रहा है। इंडोनेशिया ने बड़े इस कोविड के टाइम पर भी बड़े धूमधाम से मनाया। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर जब इंडोनेशिया गए और इंडोनेशिया में उन्होंने जाकर ये कहा कि तुम तो इस्लामिक लोग हो, ये देवी देवता क्यों बनाते हैं, तो मंच से उस समय उनके राष्ट्रपति ने घोषणा की कि हमने रिलीजन स्वीकार किया है, पूर्वज नहीं बदले। हमने अपना रिलीजन बदला है, पूर्वज नहीं बदले। पूर्वज हमारे बदले भी नहीं जा सकते, रिलीजन ही बदला जा सकता है। राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, इन पूर्वजों को हम नहीं बदल सकते। इस बात की चर्चाएं उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने इंडोनेशिया विजिट के बाद हिंदुस्तान में रखी और भारत को बताया कि कैसे पूर्वजों को याद रखते हैं। और उन्होंने कहा कि भारत के लोग भी, उनके पूर्वज भी राम और कृष्ण हैं, इसलिए पूर्वज नहीं बदले जा सकते। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। लोग उनकी इस बात की तो चर्चा करते हैं कि उन्होंने कहा था कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि पूर्वज भी नहीं बदले जा सकते। अभी फ्रांस ने जिस प्रकार से इमिग्रेशन लॉस को लेकर स्टेपिंग करनी शुरू की है वो काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है कि फ्रांस की इस स्टेप को यूरोप में भी ध्यान देना चाहिए, अमेरिकन कंट्रीज में ध्यान देना चाहिए, और विश्व के दूसरे समुदायों को भी ध्यान देना चाहिए। और सऊदी अरब ने जिस प्रकार से स्टेप लिया है वो काबिले तारीफ है, उनको सैल्यूट करना चाहिए। और इस समय मुस्लिम जगत टेररिज्म के नाम पर, इस्लाम के नाम से नहीं, टेररिज्म के नाम से दो फाकों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी भी सऊदी अरेबिया के साथ लगभग सभी फॉरेन कंट्रीज, सभी इस्लामिक कंट्रीज खड़े दिखाई दे रहे हैं, और टर्की अकेला है जिसके साथ सिर्फ एक कंट्री है, वो है पाकिस्तान। टर्की पाकिस्तान का सहयोग लेकर पाकिस्तान में टेररिस्ट रिक्रूटमेंट करके विश्व में खिलाफत को पुनः स्थापित करना चाहता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ देश, जैसे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए, जैसे भारत के मुंबई में प्रोटेस्ट हुए, भारत के किसी भी जगह पर प्रोटेस्ट की सूचना नहीं आई। मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि शुक्र है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने टर्की के फेवर में या फ्रांस के अगेंस्ट में प्रदर्शन नहीं किया। हो सकता है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे रहा हो, लेकिन मुंबई की घटना एक अकेली घटना है जिसने हिंदुस्तान को फिर से सोचने पर मजबूर किया है कि वाकई में सिचुएशन क्या है। हालांकि मैं कहूं कि मुंबई जिन शासकों के द्वारा चलाई जा रही है, ये संभव है कि उनके द्वारा उसमें कहीं ना कहीं कुताही बरती जा रही हो, ढिलाई बरती जा रही हो, इसलिए कुछ लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकरण में सामने आए हों। लेकिन आए तो, और स्टेप लेना था महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि हमारे मित्र देशों के खिलाफ अगर किसी भी जगह पर प्रदर्शन होते हैं तो ये इंटरनेशनल क्राइम माना जाता है, भारतीय संविधान से भी ये क्राइम माना जाता है। इसलिए ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और महाराष्ट्र सरकार के मुंबई के कमिश्नर परमबीर सिंह, जो साध्वी प्रज्ञा के पीछे पड़े हुए थे, उनको हिंदू टेररिस्ट घोषित कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में उन्होंने क्या किया, और अभी अर्णव गोस्वामी मामले में वो किस प्रकार से स्टेप ले रहे हैं, और दुनिया के रोज नए नए प्रपंच कर रहे हैं, जिस पर हाई कोर्ट को भी उनको झाड़ना पड़ा। वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके बात कर रहे हैं। और मजे की बात ये है कि मुंबई गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई स्टेप तो छोड़ दीजिए, वार्निंग भी देने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो साध्वी प्रज्ञा के साथ उन्होंने गलत किया था, उसके रिवार्ड के रूप में उनको मुंबई का कमिश्नर बनाया गया। इन सब बातों पर हम सबको विचार करना चाहिए। लेकिन अभी तो फ्रांस के इस लीडर को सैल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने फ्रांस सरकार से यह आह्वान किया है कि आप तुरंत इमिग्रेशन बंद कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।